शुरू से मैंने तुम लोग को बताया था कि नैनो टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड दैट डील्स विद द मटेरियल्स रेंजिंग फ्रॉम 20 100 नैनोमीटर। ठीक है, अगर कोई भी चीज है, कोई भी मटेरियल है जिसकी साइज 1 से लेके 100 नैनोमीटर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो वो मटेरियल नैनो मटेरियल की कैटेगरी में आएगा। 1 से लेके 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर की अगर बात करी जाए तो इट विल बी इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर्स। ठीक है, और 10 टू द पावर -3 माइक्रोमीटर्स। अगर एक नॉर्मल ह्यूमन सेल की बात करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल ह्यूमन सेल जो होता है वो 70 माइक्रोमीटर, ठीक है, 100 माइक्रोमीटर, 120 माइक्रोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सेल, ठीक है, वेरी करता है। लेकिन अब उसी से अंदाजा लगा लो कि नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं या नैनो मटेरियल्स जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, क्यों हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं? वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, we are going to utilize them in the agricultural field, we are going to utilize in the food technology field, we are going to utilize in the therapeutics for targeted drug delivery। ठीक है, अभी तो हम कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज कर रहे हैं, पेंट्स वगैरह बना रहे हैं उसमें भी यूज कर रहे हैं। मतलब इन डिफरेंट कैटेगरीज वी आर यूटिलाइजिंग द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल्स। क्यों? क्योंकि नैनो मटेरियल जब कोई भी मटेरियल बल्क फेज से नैनो फेज में जाता है तो इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं उभर करके जो बल्क फेज में नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल हो सकता है बल्क फेज में कोई मटेरियल हो वो बिल्कुल भी रिएक्टिव ना हो और नैनो फेज में आने के बाद वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाए। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल भी मैग्नेटिक ना हो और नैनो फेज में आने के बाद ये सुपर पैरामैग्नेटिक हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है रिएक्टिविटी पे फर्क आ जाए, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में फर्क आ जाता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ओवरऑल कई सारी प्रॉपर्टीज होती है जो ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है और जिनका फायदा हम उठाते हैं इन द फील्ड ऑफ नैनो। ठीक है, Yes. तो हम इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का फायदा उठाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर इट्स अ चॉक, ठीक है, अगर इसको एक ग्लास ऑफ वाटर में हम डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मे भी हो सकता है 2 मिनट का टाइम दे ये उस वाटर में डिसॉल्व होने के। ठीक है, लेकिन अगर इसी को हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ करके पाउडर फॉर्म में बना करके और हम अगर इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये 2 से 3 मिनट की जगह 20 सेकेंड 30 सेकेंड में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक, 30 सेकेंड्स में डिसॉल्व हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि पार्टिकल्स को छोटा करने के बाद इनकी जो कैपेबिलिटी है अपने माइक्रो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने के साथ वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको मैं इंटरकनेक्ट कर रहा हूं यहां से, ये जो प्रॉपर्टीज है जो बल्क फेज से नैनो में आने के बाद में बढ़ जाती है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट जो है एप्लीकेबल चीज जो है वो ये है कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। जब भी कोई चीज बल्क फेज से नैनो फेज में आता है तो उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव अ बल्क फेज लाइक दिस। ठीक है, ये पूरा का पूरा बल्क फेज है। बल्क फेज मतलब जो कि नैनो में ना हो, जो ओवरऑल हम जो नॉर्मल फेजेस हम अपनी लाइफ में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सिल्वर नैनो पार्टिकल्स की बात करें तो इट्स अ सिंपली सिल्वर व्हिच इज नॉट इन अ नैनो कैटेगरी और नैनो कैटेगरी। तो बल्क फेज ये होता है। ठीक है, बल्क फेज पूरा का पूरा बल्क फेज है। अभी इसका हम लोग सरफेस एरिया, इसको वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, और उसके बाद इसको जब हम नैनो में तोड़ेंगे, नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में तोड़ेंगे, तो दैट मीन्स इसके अंदर के सरफेसेस जो हैं जो पहले एक्सपोज नहीं थे अब वो एक्सपोज हो। ठीक है, और इसका नंबर भी बढ़ चुका है। तो अब हम इसका तोड़ने के बाद जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम निकालेंगे तो हम ये पाएंगे कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इसी मटेरियल का, जब इसको हम कंपेयर कर रहे हैं इसके बल्क फेज। जब इसी मटेरियल के नैनो फेज को इस मटेरियल के बल्क फेज से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि नैनो फेज का जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है एज कंपेयर टू बल्क फेज। Yes. ठीक है,
तो यही चीज है, पहले ये चीज माइक्रो एनवायरमेंट से देखो, आउटर मोस्ट ये जो है कि बाहरी जो चीज है, जो सरफेस है, ये पहले माइक्रो एनवायरमेंट से सिर्फ यही इंटरेक्ट कर रहा, लेकिन जब हमने इसको नैनो पार्टिकल्स में तोड़ दिया, तब्दील कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, इससे नैनो पार्टिकल जब हमने बना लिए, तो अब ये जो अंदर के सरफेसेस हैं, जो हिडन सरफेसेस हैं, ठीक है, ये अब एक्सपोज हो चुके हैं, अब ये इंटरेक्ट करेंगे माइक्रो एनवायरमेंट से। यही होता है जब इसको हम ग्लास ऑफ वाटर में डाल रहे थे इस चॉक को, तो दैट मीन्स इसका जो आउटर मोस्ट सरफेस है वो इंटरेक्ट कर रहा था पानी के साथ, लेकिन जब इसको हम उड़ के डाल रहे होते हैं तो इसका मतलब जो अंदर के सर्फेसेस हैं जो अभी एक्सपोज नहीं है, ठीक है, वो एक्सपोज होने के बाद वो इंटरेक्ट कर रहे हैं पानी के साथ, ठीक है। तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल समझाने के लिए कि अल्टीमेटली किस तरीके से हमारा जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, ठीक है, वो किस तरीके से इफेक्ट कर रहा है ओवरऑल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे, या इंटरेक्शन ऑफ दैट मटेरियल टू द माइक्रो एनवायरमेंट, ठीक है। तो अभी ये हो गया इन्हीं सारी चीजों का, इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज का, जो सरफेस इंक्रीज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, इंक्रीज कंडक्टिविटी है, इंक्रीज रिएक्टिविटी है, ठीक है, ऑल्टर्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, इन्हीं सब का हम फायदा उठाने वाले हैं नैनोटेक्नोलॉजी फील्ड। अब वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज में उसका फायदा उठाते हैं, ठीक है। तो शुरू में बहुत पहले इजिप्शियंस ने क्या किया था, जब वो लोग कोई चीज बनाते थे, कोई एक स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पैलेस बना दिया, ठीक है, या कोई स्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, तो वो ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से यूज कर रहे थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल दे वर यूजिंग द टाइल्स विच चेंजेस कलर्स, ठीक है, जो टाइल्स कलर्स चेंज कर रही थी वो अपने स्ट्रक्चर में यूज कर रहे थे। जैसे आप किसी प्लेस पे जाइए वहां पे, ठीक है, तो टाइल्स का कलर दूसरा दिख रहा होगा, आप और करीब जाएंगे उसका कलर चेंज हो जाता था, ठीक है, उसके बाद और कलर चेंज हो जाता था। तो उनको लगता था कि इट्स काइंड ऑफ मैजिकल, पर बाद में ये पता चला उनको कि इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल है, उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस, जिसकी वजह से ये इनहांस्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जो है वो गेन करता है, ठीक है। तो बाद में पता चला ये फील्ड जो है नैनो टेक्नोलॉजी। अब जब हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात कर ही रहे हैं, तो अल्टीमेटली वी हैव द कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, कैसे सिंथेसिस हो रहा है मटेरियल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरीके से वी आर गोइंग टू सिंथेसाइज द नैनो मटेरियल्स, ठीक है। तो अगर नैनो मटेरियल्स की बात करी जाए तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। वन इज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, अदर इज मैन मेड। नेचुरल प्रोसेस में क्या था कि जो भी फॉरेस्ट फायर्स वगैरह लग जाती है, वहां पे कुछ पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, या व्हीकल का स्मोक्स वगैरह है उसमें से पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, दैट कम्स इनटू द मैन मेड, ठीक है, जो नेचुरली आते हैं, मतलब कहीं पे आग लग गई किसी जंगल में, तो वहां पे विंड्स जनरेट हुए, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट, ठीक है। तो अल्टीमेटली जैसे तुम्हारा फॉरेस्ट फायर्स हो गए, ठीक है, फॉरेस्ट फायर या वॉल्केनिक इरप्शंस हो गए, इसमें भी तुम्हारे नैनो पार्टिकल्स या नैनो मटेरियल्स जनरेट हो रहे थे। ये जाने अनजाने में नेचुरली अकर करते हैं हमारे एनवायरमेंट, जो हमें पता नहीं होता। अगर हम किसी भी फॉरेस्ट फायर में जो पार्टिकुलेट्स जनरेट हुए हैं उनका हम टेस्ट करें, तो उसमें माइक्रो पार्टिकल्स भी होंगे, नैनो पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है। कुछ ऐसे भी होंगे जिनका साइज मिलीमीटर्स में होगा, कुछ का माइक्रोमीटर्स में होगा, कुछ का नैनोमीटर्स में होगा। तो इनसे हमें मतलब नहीं है नेचुरली अकरिंग नैनो मटेरियल्स से। हम आते हैं मैन मेड नैनो मटेरियल्स की बात, ठीक है। अब मैन मेड में भी दो तरीके हैं, एक तो एक्सीडेंटल, दूसरा है इंजीनियर। एक्सीडेंटल का मतलब होता है एक्सीडेंटली नैनो मटेरियल्स का फॉर्मेशन हो जाना, ठीक है। जैसे व्हीकल स्मोक्स वगैरह से जनरेट हो गए नैनो मटेरियल्स। हम किसी तरीके की कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स जनरेट होते हैं, तो वहां पे जनरेट हो गए नैनो मटेरियल्स, ठीक है। अब कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इनका हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। कहीं कंस्ट्रक्शन हो रहा है
छोटे छोटे पार्टिकल्स उड़ रहे हैं या किसी फैक्ट्री में पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं और आप वहां से गुजर रहे हैं, तो आप जाने जाने में उसको इनहेल करोगे और वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, क्योंकि दे ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर देते हैं नैनो मटेरियल्स। ये पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नैनो टॉक्सिकोलॉजी में कि किस तरीके से टॉक्सिक होते हैं नैनो मटेरियल्स। ठीक है, तो ये है हमारे एक्सीडेंटल जो एक्सीडेंटली फॉर्मेशन जिनका हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल्स। एक्सीडेंटल में क्या हुआ कि अगर कोई नैनो पार्टिकल्स जनरेट हो गए और वो एक्सीडेंटली जनरेट हुए हैं तो हमको नहीं पता कि उनका साइज क्या है, शेप क्या है, किस तरीके से बने हुए हैं। अगर कोई हमसे फिर कहेगा कि भाई वैसे ही जो है नैनो पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करा दीजिए या सिंथेसिस करा दीजिए, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि दे हैव बीन मेड एक्सीडेंटली। तो ऐसा यहाँ पे एक कंट्रोल्ड ना साइज होता है इसका ना शेप, ठीक है, एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हो जाते हैं अपने आप से। अब यहाँ पे इंजीनियर्ड नैनो पार्टिकल्स में क्या होगा, यहाँ पे हम नैनो पार्टिकल्स के साइज को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शेप को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, टाइप को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इंजीनियर्ड में जैसे कोई भी चीज आपके पास है, इंजीनियर जैसे फैन लगा हुआ है यहाँ पे, तो जो भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर आप उससे कहोगे कि आपको ये मॉडल चाहिए फैन, तो ऐसा तो है नहीं कि सब अलग अलग बना के दे, किसी का पर छोटा हो किसी का बड़ा हो। ठीक है, सारे फैंस के पर एक ही जैसे होंगे, सारे में की प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे इंजीनियरिंग लगी हुई, इंजीनियरिंग मतलब हम नाप तोल की चीजों को बनाते हैं जिससे कि अल्टीमेटली एक सदी ही चीज हमें मिल सके। ये एज एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ तो समझाने के लिए। ठीक है, कि हमसे कोई कहे कि भाई आप कोई चीज बना दीजिए तो हम उसकी 1000 कॉपीज बना सके सेम। तो इंजीनियर्ड में क्या होता है, वी नो द एग्जैक्ट साइज ऑफ द नैनो पार्टिकल्स, एग्जैक्ट शेप ऑफ द नैनो पार्टिकल्स। हम जो भी हमारा माइक्रो एनवायरमेंट है उसको हम वैरी करा करके और नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस कराते हैं। सच एज द टेक्निक वी आर गोइंग टू यूटिलाइज फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, द पीएच, द टेम्परेचर, ये सब चीजों को वेरी करा करके हम नैनो पार्टिकल्स की सिंथेसिस करा सकते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस की बात करी जाए इंजीनियर्ड में, तो वी हैव 3 टाइप्स। ठीक है, एक तो फिजिकल हो गया, दूसरा केमिकल सिंथेसिस मेथड्स हो गया, और फिर बायोलॉजिकल सिंथेसिस मेथड्स या बायोलॉजिकल सिंथेसिस हो गया। फिजिकल में हम लोग फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, जस्ट लाइक the example of ball milling approach और मैकेनिकल मिलिंग अप्रोच। ठीक है, हम फिजिकली किसी बड़ी चीज को, किसी बल्क फेस को, बड़े बल्क फेस को क्रश करके छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स के फॉर्म में तब्दील करते हैं। ठीक है, वहीं पे केमिकल में वी आर गोइंग टू यूटिलाइज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स फॉर द रिडक्शन ऑफ प्रीकर्सर्स आल्सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ द नैनो मटेरियल्स। जैसे फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर सॉल्ट लेंगे, अगर इससे हमको नैनो पार्टिकल बनाना है तो हम कोई केमिकल ले लेंगे जो इस सॉल्ट को नैनो पार्टिकल के फॉर्म में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, बेसिक काम क्या होगा, सिल्वर आयंस जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल AgNO3 के केस में हम एक केमिकल बता रहे हैं सोडियम मोनोहाइड्राइड, उसको हमने यूज कर लिया तो वो रिड्यूस कर देगा सिल्वर आयंस के फॉर्म। ठीक है, सिल्वर नैनो पार्टिकल जनरेट कर देगा। तो जनरेट करना ही एक नैनो पार्टिकल में जनरेट करना ही एक भी नहीं होती, बल्कि उसको कैप भी करना चाहिए। नैनो पार्टिकल्स की कैपिंग भी होना एक नेसेसरी चीज है जब भी आप नैनो पार्टिकल्स का सिंथेसिस कर रहे हैं, वो हम आगे बताएं। ठीक है, तो वी हैव द फिजिकल मेथड, वी हैव केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, स्पंजाई। ठीक है, क्या किसी तरीके का प्लांट एक्सट्रैक्ट है, मतलब जो भी बायोलॉजिकल थिंग्स है उनकी मदद से हम नैनो पार्टिकल्स जनरेट कर रहे हैं। तो दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल नैनो मटेरियल सिंथेसिस। ठीक है, अगर अप्रोचेस की बात करी जाए फॉर द सिंथेसिस ऑफ नैनो मटेरियल्स, तो 2 बेसिक अप्रोच हैं जिसके थ्रू हम नैनो मटेरियल्स को सिंथेसाइज करते हैं। वी हैव द टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है, एंड वी हैव द बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होता है, हमारे पास बल्क फेज होता है। ठीक है, बड़े साइज का बल्क फेज होगा, इसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं।
यूजुअली यूजिंग मैकेनिकल मेथड्स। ठीक है, मैकेनिकली जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी चीज है, इसको हमने क्रश कर दिया मैकेनिक। ठीक है, जैसे हम बॉल बीटर का यूज कर रहे हैं या मैकेनिकल मिलिंग का यूज कर रहे हैं, तो तोड़ करके हम छोटे छोटे पार्टिकल्स जनरेट कर देते हैं फ्रॉम द पल्प। ठीक है, बड़े से छोटे साइज में ये आ रहा है, तो दैट्स व्हाई इट इज रिफर्ड एज टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है, ऊपर से बड़े से छोटा। ठीक है, अब अगर हमारे पास कुछ नहीं है और हम विद द हेल्प ऑफ प्रीकर्सर एटम बाय एटम असेंबली कराते हैं। एटम हमेशा तुम्हारा नैनो स्केल मटेरियल से छोटा होगा, नैनो मटेरियल से छोटा होगा, तो एटम बाय एटम क्या होगी, इनकी असेंबली होगी, जिससे कि ये बड़ा नैनो मटेरियल बना सके। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये छोटे से बड़ा हो रहा है, तो फ्रॉम डाउन टू अप। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बॉटम अप। बॉटम अप अप्रोच में हमारे केमिकल सिंथेसिस मेथड्स आते हैं, बायोलॉजिकल सिंथेसिस मेथड्स आते हैं, सॉल्ट चेन मेथड्स वगैरह आता है। ठीक है, और टॉप डाउन अप्रोच में हमारा जो मैकेनिकल मिलिंग है अप्रोच है, ये आता है, लिथोग्राफी टेक्निक्स है। ठीक है, लिथोग्राफी टेक्निक से या और भी बहुत सारी टेक्निक्स है जो हमारा टॉप डाउन पे आती है, हमारा बॉटम अप है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्लियर हो गया कि हम किस तरीके से सिंथेसिस कराएं। तो आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स को यूटिलाइज करने वाले हैं, वो टॉप डाउन में आता है कि बॉटम अप। ठीक है, मकसद क्या था दोनों का, कि अगर हम बड़े से छोटा बना रहे हैं, बड़े बल्ब से छोटे नैनो पार्टिकल जनरेट करें, तो इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। अगर हम एटम बाय एटम असेंबली करा के नैनो मटेरियल्स को जनरेट करा रहे हैं, तो इट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ बॉटम अप। ठीक है, तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं। ये तो हो गया सिंथेसिस का पार्ट। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी में बता ही चुका हूं। ठीक, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं। अब एक और मेजर एप्लीकेशन इसकी है नैनो टेक्नोलॉजी की, कि वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द नैनो स्केल मटेरियल्स और नैनो मटेरियल्स इन द फील्ड ऑफ थेरापेटिक्स फॉर द पर्पस ऑफ टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, जिससे किसी भी ड्रग की एफिकेसी जो है वो 80 to 90% बढ़ जाता है कंपैरिजन टू नॉर्मल कन्वेंशनल ड्रग। ठीक है,